सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन कर लिया है। द्वितीय पाठ है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम। जैसा कि इस पाठ को पढ़ लिए हैं हम बताए भी थे आप लोगों को कि एक पाठ से संबंधित हम लोगों का 2 वीडियो होगा, जिसमें एक पाठ जो वह पद्य दिया हो या गद्य दिया हो उसका अध्ययन करेंगे, और एक दूसरा वीडियो जो होगा जो उस पाठ का अभ्यास कार्य होगा। तो आज हम लोग द्वितीय पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। अभ्यास जब आरंभ हो रहा है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे तो सबसे पहले वहाँ मौखिक अभ्यास है। हम यहाँ मौखिक और लिखित जितना भी अभ्यास कार्य है इस वीडियो के माध्यम से सरलता पूर्वक उसे सब बताने का प्रयास करूँगा, और ऐसा प्रयास रहेगा हमारा कि आपको भली प्रकार से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा पाटलिपुत्र नगरस्य विषये 2 वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्। कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलिए। सामान्य बात है, हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो एक लिख दिए हम, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पहला वाक्य हमारा क्या हो गया? पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। ये हम लोगों का एक वाक्य हो गया। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्रम मीन्स पटना, बिहारस्य मीन्स बिहार की, राजधानी मीन्स राजधानी, अस्ति मीन्स है। पाटलिपुत्र या पटना बिहार की राजधानी है। और एक दूसरा वाक्य हम लोगों का हो गया कि अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। क्या हो गया? अस्य, इसके उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति माने गंगा नदी बहती है। एकदम आसान। कभी भी हमको परीक्षा में भी वाक्य बनाने के लिए आता है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि आसान वाक्य बनाएं, ताकि उसमें सही होने की गुंजाइश अधिक होती है। और कठिन के तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए। इसलिए हमारा सदैव प्रयास हो कि हम आसान वाक्यों को ही लिखें। तो जैसा प्रश्न हुआ पहला हमारा कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलिए, तो आप बोल दिए कि पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, और दूसरा हो गया अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। दोनों का अर्थ भी हम लोगों ने जान लिया। अब दूसरा जो प्रश्न है हमारा वह है कि अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत्। यानी जो हम समास पढ़े हैं, इसके पूर्व हम समास प्रकरण का अध्ययन कराए हैं जो क्लास 9 से 12 के सिलेबस के अनुरूप है। तो उस समास प्रकरण में हम बताए हैं कि समस्त पद क्या होता है और समासिक विग्रह क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि नीचे लिखे गए समस्त पदानाम विग्रहम वदत्, यानी समासिक पदों का विग्रह बोलिए। यानी दिया है क्या? हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में दिया है सचिवालय, और उसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? सचिवानाम आलयः। यहाँ समझने के लिए आपको लिख दिया मैंने षष्ठी तत्पुरुष समास है। और षष्ठी तत्पुरुष समास क्यों है? क्योंकि प्रथम पद में, समासिक पद के प्रथम पद में जो विभक्ति लगती है तत्पुरुष समास में, वही समास जो है हो जाता है। तो सचिवानाम यहाँ जो है क्या है? षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति लगी है सचिव पद में, इसलिए क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि इसी अभ्यास कार्य के अनुरूप, इसी अभ्यास से आज 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100 पूछे जाते हैं जिसमें हमें 50 बनाना होता है। अभी 2021 से पहले प्रश्नों की संख्या 60 हुआ करती थी जिसमें 50 बनाना होता है और बनाना था, लेकिन अब की बार से 2021 से क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास 100 होता है और उसमें से 50 आपको बनाना होता है। तो इसे पूछ देता है गोल गृहम, दूसरा पद है हमारा गोल गृहम, और इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? गोलम तत् च गृहम। समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है महितल तिलकम, पद क्या हमारा? महितल तिलकम, पढ़े हम लोग।
और महितल तिलकम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, महितलस्य तिलकम। यहां भी हो गया क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास। लिखे हम महानगरम, महानगरम, ये हो गया महत च तत् नगरम, और ये क्या बन जाता है, महानगरम। और यहाँ समास यदि पूछ दे तो बता देंगे कि हो गया कर्मधारय समास। नगर कैसा भाई, तो महान है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम, और इसका समासिक विग्रह हमको लिखना है तो क्या लिख देंगे, सरस्वत्याः कुल गृहम, यानी सरस्वती के वंश का घर। जैसा हम पढ़ाते वक्त इस पद का अर्थ आप लोगों को बताए हैं। तो सरस्वती कुल गृहम यह क्या है, एक समासिक पद है, और इसका समासिक विग्रह हमको लिखना है तो क्या लिख दिए, सरस्वत्याः कुल गृहम। यदि पूछ दे कि इसमें कौन समास हुआ है तो हमारा उत्तर होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कह रहा है कि संधि विच्छेदम वदत, माने संधि विच्छेद कीजिए। जैसे समास में समासिक पद का समासिक विग्रह होता है, वैसे ही संधि में क्या होता है कि संधि पद जो एक साथ मिला होता है वो क्या है, संधि है, और फिर जो अलग अलग हो गया वह क्या हो गया, विच्छेद हो गया। तो ये कह रहा है कि विच्छेद करके लिखिए। अब लिख दिया नगरेषु अन्यतमम, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नगरेषु अन्यतमम। और नगरेषु अन्यतमम का संधि पद क्या हो गया, नगरेषु अन्यतमम। यानी इस बात का हम सदैव क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा पद है हमारा ग्रामो अयम, ग्रामो अयम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ग्रामः धन अयम। कालांतरेण का संधि विच्छेद हो गया काल धन अंतरेण। कोई पूछ दे यहाँ कौन संधि हुई है, किन किन वर्णों की संधि हुई है, इस प्रकार से परीक्षा में जो है प्रश्न आते हैं। सामान्य कालांतरेण को ही ले लेते हैं, ग्रामहयम को ही ले लेंगे। कालांतरेण में लिखा काल धन अंतरेण, और पूछ देगा किस किस वर्ण की संधि हुई है। तो ये सब बात ध्यान रखना है, किस किस वर्ण की संधि होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण की और बाद वाले पद के प्रथम वर्ण की। यानी काल में क्या है, अ है, और यहाँ भी अंतरेण में पहला पद जो अ है, काल, काल जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या है, ल में क्या है, अ है, और अंतरेण का प्रथम पद क्या है, अ है, और दोनों अ जब अ से मिलता है तो क्या बन जाता है, यहाँ आ बन जाता है, बन जाता है ना। तो यदि संधि पूछता है तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ये पूछ दे कि किन किन वर्णों की संधि हुई है तो अवर्ण से अवर्ण की संधि हुई है। इसके बाद अगला पद है हमारा पटनेति, संधि पद है पटनेति, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पटनाधन इति। निर्गतः, निर्गतः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन गतः। यहाँ तक हम लोग जो है मौखिक अभ्यास का अध्ययन कर लिए। संधि प्रकरण जहाँ तक पढ़ना है तो हम संधि और संधि के भेदों का अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि आप उसे देख लेते हैं तो संधि विच्छेद में, संधि में कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होती है, नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये चैनल यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें। आपके मैट्रिक परीक्षा तक हम लगभग आप के मैट्रिक परीक्षा का उपयोगी जितना भी मटेरियल है मैं आपको प्रदान करूंगा, जिससे आपको परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित करने में यह सहायक होगा। आगे हम लिखित अभ्यास को देख लेते हैं। लिखित अभ्यास, लिखित अभ्यास है हमारा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ कहता है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। कह रहा है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। संस्कृत भाषा में प्रश्न है और इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि उत्तर भी हमको संस्कृत भाषा में लिखना है। क क्वेश्चन है हमारा कि कुट्टनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि कुट्टनीम ताख्य काव्य किस कवि की रचना है। तो इसका उत्तर क्या नीचे लिखा हुआ है कि कुट्टनीम ताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। यानी कुट्टनीम ताख्य काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। ख प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे
अवस्थितम अस्ति। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका उत्तर है हमारा पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पटना जो है गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। हिंदी अर्थ हो जाएगा इसका कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अर्थात समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी, जैसा कि हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में भी अध्ययन किया है। आगे हम आ जाते हैं। अब हमारा प्रश्न घ है। घ कहता है कि राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो इसका उत्तर हो गया कि राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव अत्यंत समृद्ध था। ध्यान रखेंगे, पूछता है राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव अत्यंत समृद्ध था, जैसा कि हमने संस्कृत में लिखा है इसे कि राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। और अगला क्वेश्चन है हमारा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे या किसने लिखा? तो इसका उत्तर हमने लिखा यहाँ। इसका उत्तर क्या होगा? काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर हो गया हम लोगों का। अब दूसरा लिखित अभ्यास, अभ्यास का जो लिखित चल रहा है उस लिखित अभ्यास का दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद मौखिक में भी था और यहाँ लिखित में भी है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया संधि विच्छेद कीजिए। नीचे लिखे गए शब्दों का क्या कीजिए? संधि विच्छेद कीजिए। तो हो गया पाणिनि पिंगलाविह, और इसका हम संधि विच्छेद करते हो जाता है पाणिनि पिंगलौधन इह। अगला पद है अति उत्कृष्टा सेतिते। अब तो हम अलग अलग करके पढ़ ही दे रहे हैं, नहीं तो ये लिखा अति उत्कृष्टा सिदिति, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन उत्कृष्टा धन आसित धन एति। चार पदों को एक में मिला करके यहाँ संधि कर दिया अति उत्कृष्टा आसित। इसके बाद है उत्सवाश्च, और उत्सवाश्च का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्सवाह धन च। फिर है अगला पद हम लोगों का अस्य उत्तरस्याम, अस्योत्तरस्याम लिखा है, और इसका संधि क्या हो जाएगा? अस्य धन उत्तरस्याम। यहाँ अस्य का अ और उ अ धनु बराबर ओ हो जाता है। गुण स्वर संधि हो रही है, यहाँ भी स्वर ही है। गांधी सेतुर नाम, यहाँ विसर्ग का रेफ हो गया है। गांधी सेतु धन नाम, गांधी सेतुर नाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गांधी सेतु धन नाम। और फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला पद है हम लोगों का नगरस्यास्य। नगरस्यास्य का संधि विच्छेद हो जाएगा नगरस्य धन अस्य। और अगला पद है हम लोगों का पुष्पाश्रिता। पुष्पाश्रिता का संधि विच्छेद हो जाता है पुष्प धन आश्रिता। यहाँ सिर्फ संधि विच्छेद पूछा है प्रश्न से, इसलिए हम संधि नहीं बता करके सिर्फ संधि विच्छेद ही बताए हैं। आगे कौन सी संधि है इसको स्पष्ट करने के लिए जैसा मैं बताया आप लोगों को, आप उस संधि के वीडियो को देख लें, सब क्लियर हो जाएगा। आगे अब कह रहा है कि अभी तो आप संधि पद से संधि विच्छेद किए, अब कह रहा है कि संधिम कुरुत।
संधि विच्छेद पद हमारे सामने है और वह कह रहा है कि अब इससे क्या कीजिए, संधि पद बनाइए। अलग अलग दिया हुआ है, इसको एक साथ जोड़ करके लिखिए। तो यहां लिखा बहुलम धन उत्पादनम, बहुलम धन उत्पादनम, क्या हो जाएगा संधि पद, यहां लिखा मैंने बहुलम उत्पादनम, बहुल उत्पादनम। संधि विच्छेद दिया है यहाँ क्या, गंगायाः धन तीरे, संधि पद इससे क्या बन जाएगा, गंगायास तीरे, विसर्ग जो है उसका अर्ध स हो जाएगा। नगरे धन अस्मिन, क्या बन गया, नगरे अस्मिन। च धन अस्ति, क्या बन जाता है, चास्ति, एक साथ एक पद बना करके लिखते हैं, तो लिख देते हैं चास्ति, और चास्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा च धन अस्ति। शब्द धन अपि, और इसका संधि पद क्या हो जाएगा, शब्दो अपि। विसर्ग के बाद जब भी पूर्ण अ आए वह जो है अर्ध अ का रूप ले लेता है, जैसे आपको शब्दो अपि में पी से पहले अ दिख रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे है सर्वदा धन आक्रांतम, और संधि पद इससे क्या बन जाएगा, सर्वदा क्रांतम। इसके आगे का संधि विच्छेद पद है इति धन एते, और ये क्या बन जाता है, इत्येते। यहाँ ई का जो है यह हो जाता है, ई को यणची, हम लोगों ने यणस्वर संधि में ऐसा पढ़ा है कि जहाँ ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। इसका अध्ययन कराया हमें आप लोग। आगे हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, और प्रश्न संख्या 4 हम लोगों का कहता है कि अधोलिखिता नाम पदा नाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए जो पद हैं अपने वाक्यों में संस्कृत में उनका प्रयोग करें। तो यहाँ पद दिया हम लोगों को यद्यपि, यद्यपि। अब यद्यपि हमको क्या करना है, अपने वाक्य में, अपने यहाँ एक वाक्य बनाना है, वो अभी संस्कृत में, और ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें यद्यपि पद हो। जब भी कोई पद दे उससे वाक्य बनाना है, मीन्स वह पद जो है हमारे बनाए हुए वाक्य में होना चाहिए। तो यहाँ बना है यद्यपि रामः गृहम नास्ति, क्या बन गया, यद्यपि, यानी इस समय जो है राम घर में नहीं है। संप्रति, संप्रति एक पद है और संप्रति से अब वाक्य बनाना है, तो संप्रति पाटलिपुत्रम विशालम अस्ति, संप्रति आजकल पटना विशाल है। अतीव, अतीव से बनाना है, अतीव का अर्थ बहुत के अर्थ में होता है। तो कृष्णः अतीव प्रसन्नः अस्ति, कृष्ण क्या है, बहुत प्रसन्न है। और महान, और महान का नाम संस्कृत में आता है तो कालिदास जी का नाम आ जाता है, इसलिए मैंने कालिदास जी को ही ले लिया। कालिदासः महान कवि आसीत्, कालिदास महान कवि थे। इसके बाद अगला पद है हमारा नगरम, और नगरम, नगरम से बना, नगरम का अर्थ हो जाता है क्या, नगर, और नगरम शोभनम अस्ति, नगर क्या है, सुंदर है, से एकदम बहुत छोटा सा वाक्य है, नगरम शोभनम अस्ति, नगर सुंदर है। और फिर हो गया अत्र, अत्र मीन्स क्या होता है, यहाँ, और यहाँ हो गया अत्र बालकाः पठन्ति, यहाँ बालक पढ़ते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि अत्र छात्राः पठन्ति, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। फिर हम आ गए अब प्रश्न संख्या 5 पर। ये कहता है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करें, रिक्त स्थान को पूरा करें। जो भी जैसे क में रिक्त स्थान दिया है, यहाँ लिखा गंगायाः ऊपरी गांधी सेतु नाम रिक्त, महादेशस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति, यानी गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का महादेश का सबसे बड़ा पुल है। किस महादेश का पूछ रहा है, किताब में भी यह प्रश्न है। यहाँ 2 ऑप्शन है हमारे पास, अफ्रीका और एशिया। तो गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का किस महादेश का सबसे लंबा पुल है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एशिया। यहाँ क्या आप लिख लेंगे, एशिया, या इसे याद कर लेंगे
एकदम अभ्यास को याद कर जाना बहुत जरूरी है। जब हम अभ्यास याद कर लेंगे तो पुस्तक से जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वह हमसे छूटेगा नहीं। किताब को बढ़िया से पढ़ लें और उसके अभ्यास कार्य को भी बढ़िया से श्रवण कर लें, सुन लें, लिख लें, पढ़ें, याद करें, तब हमें उत्तम अंक अर्जित होगा। उत्तम अंक अर्जित करना है तो मेहनत करना होगा। अब ख प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ख कहता है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ते। पाटलिपुत्र नगर में, पटना नगर में प्रसिद्ध है क्या? कहता है कि गोल गृहम कि ताजमहलम। तो एकदम सामान्य है, कौन सा प्रसिद्ध है? यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा गोल गृहम। क्यों? क्योंकि ताजमहलम यहाँ है ही नहीं। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो ये हो गया गोल गृहम। अब हम प्रश्न संख्या ग पर आते हैं। तो यह कहता है कि पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्यते। पटना का नाम बदलकर प्राप्त होता है, मिलता है। क्या मिलता है भाई? कुसुमपुर मिलता है कि माधवपुर? तो हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा, क्या मिलता है? कुसुमपुर। और हमारा यहाँ ग का उत्तर क्या हो जाएगा? कुसुमपुर हो जाएगा। ग के बाद में जो है, अब हम घ में आ जाएंगे। और घ कहता है हमारा कि कौमुदी महोत्सव। ये कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव प्रचलित था आंग्ल शासन काले, गुप्त शासन काले। तो पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है। किसके शासन काल में? गुप्त शासन काले। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम भर लेंगे गुप्त शासन काले। अंग प्रश्न पर आ जाते हैं। अंग कहता है कि पाटलिपुत्रस्य रिक्त दिशि गंगा नदी प्रवाहती। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो जानते ही हम लोग, कौन दिशा में बहती है? उत्तरस्याम। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। हम बिहार के हैं और बिहार की राजधानी पटना के बारे में ही नहीं जानेंगे तो बड़ी दिक्कत की बात होगी। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से रिक्त गुरु आसेत। माने गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु थे। कौन गुरु थे? प्रथम कि दशम? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दशम। पाठ्य पुस्तक में पढ़े हम लोग कि गुरु गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और जिनका जन्म स्थान क्या है? पटना साहिब ही है। यह बिहार के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इस बिहार की धरती पर जन्म लिया। ऐसे भी बिहार की धरती अत्यंत ऊर्जावान धरती है। यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आगे हम प्रश्न संख्या 6 पर आ जाते हैं। 6 कहता है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब यहाँ ध्यान रखना, ये कह रहा है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में, जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उन वाक्यों में रेखांकित पदानि, जो रेखांकित पद हैं, आधारीकृत, उनके आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न का क्या कीजिए? निर्माण कीजिए। तो रेखांकित पद के आधार पर करना, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है। और इसको ध्यान रखने में ध्यान रखना होता है कि जो रेखांकित पद है उसमें जो विभक्ति लगी है, हमारा जो प्रश्नवाचक पद होगा उसमें भी वही विभक्ति लगनी चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ क्या बनता है? रिक्त स्थान को जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, यदि उस पद को हटाते हैं तो वहाँ क्या आएगा? वहाँ तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहाँ कौन दर्शन करने के लिए आते हैं? तो यहाँ क्या लिख दिया? तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। के कैसे हुआ? कह कऊ के, वहाँ बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन हो गया। ख हमारा हो गया मध्यकाले, सप्तमी है ना। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष पुराने जीर्णता से क्या हुआ? उभरा। तो मध्यकाले, अब यहाँ प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या बना देंगे? कस्मिन काले। कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। आगे के पदों को ठीक वैसे ही लिख देंगे, जो रेखांकित पद है उसी पद के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक पद लिख देना है प्रश्न निर्माण करने में। आगे आ जाते हैं हम लोग। ग प्रश्न है हमारा,
मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता। मुगल काल में पटना का क्या हो गया, उद्धार हो गया, समुद्धार हो गया। तो यहाँ पाटलिपुत्र से जो रेखांकित पद है वहाँ हमको प्रश्नवाचक पद लिखना है, तो उसमें षष्ठी लगी है, तो यहाँ पाटलिपुत्र से के जगह पर क्या लिख दिए हम, कस से। यहाँ नीचे प्रश्नवाचक जो पद बना उसमें क्या लिखा है मैंने, कस से। मुगल काले कस समुद्धारो जाता, ठीक है। और इसके बाद घ हो गया। घ कह रहा है कि तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभुवन। वहां सभी लोग क्या हुए, आनंद मग्न हुए। आनंद मग्नाः रेखांकित पद है, तो उसके स्थान पर लिखा मैंने कीदृशाः। तत्र सर्वे जनाः कीदृशाः अभुवन। वहां सभी लोग कैसे हुए, तो यहाँ लिखा आनंद मग्न हुए। फिर अंगा प्रश्न है हमारा, तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, तो भगवान बुद्ध के जगह पर प्रश्नवाचक पद लिखना है। तो यहाँ प्रश्नवाचक हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, तत्र कः बहुकृत्वा समागतः। वहाँ कौन बहुत बार आए। फिर हम च प्रश्न पर आ जाते हैं, और च कहता है नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम। नगर की शोभा अशोक के समय में सूतराम माने अत्यंत समृद्ध थी। तो यहाँ अशोक के समय में, अब यहाँ क्या होगा, किसके समय में, तो इससे प्रश्नवाचक वाक्य बन गया हमारा कि नगरस्य शोभा कस्य समये सूतराम समृद्धम। जहाँ अशोकस्य लिखा हुआ है उसके जगह पर क्या हो जाएगा, कस्य, और हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। सदैव प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हुए ध्यान देंगे कि यदि रेखांकित पद जो दिया है उसी पद के आधार पर हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक पद को लिख देना है। अब आगे आ गए हम प्रश्न संख्या 7 में, और 7 कहता है कि रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। जो रेखांकित पद हैं उसमें प्रयोग की गई विभक्ति को लिखिए। जो प्रयुक्त विभक्ति है उसको क्या कीजिए, लिखिए। समझ रहे हैं आप। तो आगे क प्रश्न जो है हमारा है, काले काले उत्सवाः भवन्ति स्म। रेखांकित पद क्या है हमारा इस वाक्य में, काले काले। तो काले काले माने समय समय पर उत्सव होते थे। तो यहाँ काले काले में कौन विभक्ति है पूछ रहा है, तो कौन विभक्ति है, काल। काल में पर क्या, अधिकरण कारक और अधिकरण सप्तमी। यहाँ सप्तमी विभक्ति है, यहाँ मैंने सप्तमी लिख भी दिया है। आगे ख प्रश्न है हमारा, तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। उसका संकेत हमें अनेकों ग्रंथों में प्राप्त होता है। तस्य, तस्य में कौन विभक्ति है, यहाँ लिखा गया है षष्ठी। और फिर आ गए हम कहा, नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धिमागात नगरम। अब यहाँ पूछ रहा है नगरम में कौन विभक्ति है। यहाँ नगरम रेखांकित पद है, तो नगरम में कौन विभक्ति है, द्वितीया। और फिर आ गए हम कहा, कहता है कि कौमुदी महोत्सवः महान समारोहः आसेत्। कौमुदी महोत्सवः रेखांकित पद क्या है, कौमुदी महोत्सव। तो कौमुदी महोत्सव में कौन विभक्ति है, प्रथमा। दुर्गा पूजा अवसरे यानी दुर्गा पूजा के अवसर में तादृश एवं समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा अवसरे रेखांकित पद है, इसमें कौन विभक्ति है, सप्तमी। तो इस प्रकार से हमको विभक्ति का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी में जब हमको सिर्फ याद रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है दुर्गा पूजा अवसर, यहाँ लिखा है यानी दुर्गा पूजा के अवसर में अब आ गया, तो में ध्यान रखना है कि में किसका है भाई, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अब तब ध्यान जाएगा हमारा कि अधिकरण कारक में कौन विभक्ति होती है, तो सप्तमी होती है, अधिकरण सप्तमी। अब आगे आ जाते हैं 8। अब प्रश्न संख्या 8 पर आ गए हम लोग, और ये कह रहा है कि स्तंभ द्वये लिखिता नाम शब्दा नाम मेलनम कुरुत। यानी जो दोनों स्तंभों में लिखे गए शब्द हैं उसका क्या करें आप, मेल करें। स्तंभ में लिखे गए शब्दों का क्या करें, मेल करें, मेल करना है। तो यहाँ लिखा है मही, मेल करना है, ठीक वही मही। मही माने क्या होता है भाई, पृथ्वी। तो मही से पृथ्वी को क्या करेंगे हम, मेल करा देंगे, मिला देंगे। सूतराम, सूतराम का अर्थ क्या होता है, अत्यधिकम। तो सूतराम से अत्यधिकम को मिला दिए। पुरंदरः,
पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। तो पुरंदरा से हम इंद्र को मिला देंगे। पाठ्य पुस्तक में ऐसा ही दिया हुआ है, फिर आप अपने से मिलान कर लेंगे, याद कर लेंगे तो मिलान हो जाएगा अपने आप। अन्यतमम, अन्यतमम का क्या हो जाएगा? एकतमम। उत्कृष्टा, उत्कृष्टा का क्या हो गया? प्रकृष्टा। और आगतः, आगतः का क्या हो गया? आगच्छत। इस प्रकार से जो है यह अभ्यास कार्य हमारा द्वितीय जो हमारा अध्याय है, दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम, इसका पूर्ण हुआ। यह आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक अवश्य करें, ताकि लगेगा कि हमारे बच्चे हमसे लाभान्वित हो रहे हैं, या जो मैं कार्य कर रहा हूं यह एक मेरा सार्थक प्रयास है जिससे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जुड़िए और बच्चों को भी जोड़िए और अपने मित्रों को बताने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं हम तीसरा जो पाठ है हम लोगों का अलस कथा, अलस कथा उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।